लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सईद का नाम कथित मास्टरमाइंड के तौर पर लिया है और उसे भगोड़ा घोषित करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो इस की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर काफी अहम है और खबर यह है कि हाफिज सईद जो लश्कर ए तैयबा का चीफ है, लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट, जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर राजन वैद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, इसकी और क्या डिटेल सामने आ रही हैं? ये देखिए, आपको याद होगा अब हाल ही में एनआईए की तरफ से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो स्पेशल कोर्ट जो है एनआईए की उसमें दाखिल की गई थी। इसमें ये साफ जो है संकेत थे कि जो पहलगाम में हमला हुआ जो 2025 में, उसके पीछे एलईटी चीफ हाफिज सईद का जो है वो हाथ था। तो जिसके बाद जो है कि अब नॉन बेलेबल एक वारंट की जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो स्पेशल जो एनआईए कोर्ट जम्मू है उसकी तरफ से इशू किया गया है, जिससे कि उस पे मुकदमा ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह समूचा देश जो है वो उसमें एक आक्रोश था, गुस्सा था, और उसी को गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई भी की गई। वही आप बता सकते हैं कि सरगोदा पंजाब जो पाकिस्तान में सरगोदा इलाका है वहां से हाफिज सईद जो है उसने वो ऑपरेट कर रहा था, और जो पहलगाम में घटना घटित हुई उसके पीछे जो है अब ये साफ हो चुका है कि जो एलईटी चीफ हाफिज सईद का है उसका ही हाथ था। तो जिस तरह से निहत्थे जो है वहां पे हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनकी जाति उनका धर्म पूछ के जो है निशाना बनाया गया, उसके पीछे जिस तरह से घिनौनी हरकत जो है वो सामने आई थी उसके पीछे हाफिज सईद था, जिसके बाद से ही जो है एनआईए कोर्ट ने कई ऐसे सबूत जो है वो पेश किए गए एनआईए की तरफ से, जिसकी बिना पे जो है अब नॉन बेलेबल वारंट जो है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो इशू किया गया है। क्योंकि ये पहली घटना ऐसी नहीं है कि हाफिज सईद का हाथ किसी आतंकवादी घटना में हो। इससे पहले भी कई ऐसी आतंकी घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर में पेश आ चुकी हैं, जिसके पीछे हाफिज सईद का हाथ जो है सामने आ चुका है। इसी तरह जो है जिस तरह से पाकिस्तान में बैठ के ये जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए एक घिनौनी जो साजिश जो है वो रची जाती है, उसके पीछे यही आका जो है ये पाकिस्तान में बैठ के निर्देश देते हैं, और पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की हुकूमत है उनको ये सब मालूम है, वो इसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब एनआईए कोर्ट स्पेशल कोर्ट है जम्मू की उसने जो है नॉन बेलेबल जो वारंट है एक इशू किया है हाफिज सईद के खिलाफ, जो कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है एनआईए की दाखिल हुई थी स्पेशल कोर्ट में, उसकी बिना पे थी। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन वैद हमारे संवाददाता इस बारे में बता रहे थे कि ये पहली बार कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें हाफिज सईद का नाम लिया जा रहा है, और इस वक्त तो बाकायदा नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है, और उसका असर ये होगा कि अब इस नॉन बेलेबल वारंट के बाद लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद, चूंकि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया, तो जम्मू कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पहलगाम आतंकी हमला मामले में नॉन बेलेबल वारंट जम्मू की एक कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
और सांबा के चक सलारिया में मिला ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ड्रोन को कब्जे में लिया। जांच पर जुटी सुरक्षा एजेंसियां। सांबा सेक्टर के चक सलारिया क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। सांबा के चक सलारिया में ड्रोन पाया गया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। सांबा सेक्टर के चक सलारिया इलाके में ये देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:50 पर चक सलारिया के एक स्थानीय निवासी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान खेत में पड़े संदिग्ध ड्रोन को देखा, जिसके बाद संबंधित एजेंसियां और सुरक्षा बलों को मामले की जानकारी दी गई। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि ड्रोन कहां से आया और इसका मकसद क्या था। सांबा सेक्टर के चक सलारिया क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 5:50 पर चक सलारिया का एक स्थानीय निवासी मॉर्निंग वॉक के दौरान देवक स्थित खेत के पास पहुंचा और इसी दौरान उसकी नजर खेत में पड़े इस संदिग्ध ड्रोन पर पड़ी। सीएम उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजने के कदम से एनसी नेता आहत हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी पैटर्न पर जम्मू कश्मीर के कुछ सीनियर बीजेपी नेताओं को लीगल नोटिस भेजने की प्लानिंग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने कंफर्म किया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही एलओपी और कुछ दूसरे बीजेपी नेताओं को लीगल नोटिस भेजेंगे। उनका आरोप है कि एलओपी और दूसरे बीजेपी नेता सीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा और कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके खिलाफ पर्सनल कमेंट भी कर रहे हैं। बता दें कि कल ही बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे कहा गया था कि या तो वो माफी मांगे या 11 जुलाई को बीजेपी पर लगाए गए उनके इल्जाम पर 100 करोड़ रुपए तक की मानहानि केस का सामना करने के लिए तैयार रहें। कश्मीर की सियासत में अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है और सियासी लड़ाई को छोड़ दे, अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह हम कल भी कह रहे थे, जब से लीगल नोटिस मिली है उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बीजेपी की तरफ से, तब से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी चिड़ी हुई है। वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं, वो भी एक तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की फ़िराक में है, कोशिश में है और प्लान कर रही है। और जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक लीगल नोटिस बहुत जल्द बीजेपी के नेताओं को भेजने जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और कई ऐसे और नेता हैं जिनके पुराने वीडियोस, जिनके पुराने आर्टिकल्स, जिनके पुरानी न्यूज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस खंगाल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीगल टीम है वो खंगाल रहा है और हो सकता है बहुत जल्द, आज या कल, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक लीगल नोटिस जो है कई बीजेपी के नेताओं को भेज सकती है, डिफेमेशन केस कर सकती है उनको। जिस तरह से कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को 7 दिन की मोहलत दी है, 7 दिन का टाइम दिया है बीजेपी ने कि वो जो 11 जुलाई का रिमार्क्स हैं, 11 जुलाई को जिस तरह उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि 20 से 30 करोड़ रुपया उनके एक एमएलए को ब्राइब देने की कोशिश की गई थी, मिनिस्टर बर्थ की ऑफ़र दी गई थी और ये भी कहा गया था कि सिटिंग एमएलए जो रेस्टोरेशन स्टेटहुड है वो भी होगा, आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दीजिए और आप को हम सारी जो फैसिलिटीज़ है वो देंगे। जब ये उमर अब्दुल्ला ने कहा तो उसके बाद बीजेपी ने कल लीगल नोटिस के ज़रिए उमर अब्दुल्ला से इस बारे में कहा है कि वो माफ़ी मांगे। ये आपने बेसलेस एलिगेशन लगाई है, आप माफ़ी मांगिए या आप डिफेमेशन के लिए तैयार होइए। तो फ़िलहाल जो कानूनी दाव पेच है वो अब आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे क्या होगा, इसका रूप क्या लेगा, ये सारी चीज़ें ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फरार ड्रग तस्कर की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत की गई है। ये संपत्तियां आरोपी मोहम्मद अशरफ मीर उर्फ आशू की हैं, जो इस मामले में फरार चल रहा है। आरोपी के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। वो कई अन्य एनडीपीएस मामलों में भी वांछित है। अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है।
और पुलवामा के लीलाहारा इलाके में नाला रूमश्री पर बना पुल 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बनकर तैयार हो गया है। दरअसल लीलाहारा पुल 2014 की भयानक बाढ़ में टूट गया था, जिसकी वजह से लीलाहारा और पुलवामा जिले के कई गांवों के बीच राब्ता खत्म हो गया था। हालांकि सरकार ने पुल के ऑल्टरनेट के तौर पर एक टेम्पररी डायवर्जन बनाया था, लेकिन अक्सर ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब 12 साल बाद पुल के बन जाने से लोगों को राहत मिली है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कय्यूम और MLA हसनैन मसूदी का शुक्रिया अदा किया है। ये पुल 2014 से सैलाब ने ले लिया और तब से लगभग 50 गाँव बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे हमने कोशिश की है सरकार से, और हमारे MLA साहब और जो हमारे LG साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, तमामों के नोट्स में, तहसीलदार साहब के नोट्स में ये लाया है, और हम शुक्रगुजार है कि आवाम ने इसमें भरपूर साथ दे दिया है और ये पुल बन गया। अब हमारी गुजारिश ये है कि इस पुल को जल्द से जल्द खोला जाए। देखिए, ये जो डायवर्जन बनाया गया था, उस डायवर्जन के बाद अब ये पुल जो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ है, ज़ाहिर है कि लोगों में इसको लेकर काफ़ी खुशी है। इसका जो पुल है उसका नाम है लीलाहारा इलाके का ये पुल। पुलवामा के लीलाहारा इलाके में नाला रूमश्री पर बना पुल, और ये 12 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है। और दरअसल लीलाहारा पुल 2014 की भयानक बाढ़ में ये पुल टूट गया था, जिसकी वजह से लीलाहारा और पुलवामा ज़िले के कई गांवों के बीच राब्ता जो है वो टूट गया था। हालांकि सरकार ने एक टेम्पररी डायवर्जन वहां क्रिएट किया था, और उस टेम्पररी डायवर्जन से गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन काफ़ी मसला होता था, ट्रैफिक जाम का इशू हो जाता था। अब जबकि ये पुल बनकर तैयार हो गया है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि इससे जो उनकी परेशानियाँ थी, जो पिछले 12 सालों तक उन्होंने जिस परेशानी को झेला है, उसमें नुमाया कमी जो है वो देखी जाएगी। ये पुल 2014 से सैलाब ने ले लिया और तब से लगभग 50 गाँव बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे हमने कोशिश की है सरकार से, और हमारे MLA साहब और जो हमारे LG साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, तमामों के नोट्स में, तहसीलदार साहब के नोट्स में ये लाया है, और हम शुक्रगुजार है कि आवाम ने इसमें भरपूर साथ दे दिया है और ये पुल बन गया। अब हमारी गुजारिश ये है कि इस पुल को जल्द से जल्द खोला जाए। तो जैसा कि आपने देखा, पुल बनकर तैयार है, लेकिन बस अब उसकी शुरुआत होनी बाकी है। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा के बटपोरा में आग लगने से एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि सेना, पुलिस और फायर और इमरजेंसी सर्विस ने बचाव अभियान के दौरान कड़ी मेहनत की, लेकिन आग पूरी तरह फैल गई थी और आग से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया था। ये तस्वीरें आप देखें, इसमें शायद ही ऐसा लगता है कि कुछ बच पाया हो। जहाँ तक माली नुकसान की बात है, तो इसमें ज़बरदस्त ये नुकसान पहुंचा और पूरा जो घर है वो आग के शोलों में लिपटा हुआ था। जो अभी इससे जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये खबर कुपवाड़ा से आप देख रहे हैं। कुपवाड़ा के बटपोरा में आग लगने से एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। सेना, पुलिस और फायर और इमरजेंसी सर्विस ने हालांकि बचाव अभियान चलाया, लेकिन जाहिर है कि बचाव अभियान में थोड़ी ताख़ीर हुई होगी। और चूँकि घर का जो हिस्सा था या जो उसकी चीज़ें थी, ज़्यादातर वो लकड़ियों का वहाँ पर उसका इस्तेमाल था, इसलिए वो जो है जल्द से जल्द आग के साथ ही धुआं होता हुआ पूरा घर तबाह हो चुका है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आस्था, उत्साह और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। इस बीच मंगलवार तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 13वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 232 वाहनों के काफिले में 5335 श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही इस साल अब तक जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। वहीं सोमवार को 24,529 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, जिससे 3 जुलाई से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या बढ़कर 2,75,618 हो गई है।
यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे तैनात हैं। फिर देख रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा और कितना जोश है। आप देखें श्रद्धालुओं में काफी मुतमईन हैं। और सीधे हम अब रुख करेंगे अपने संवाददाता समीर का। समीर, काफी जोश हाई है और ये बताता है कि ये जो श्रद्धालु हैं ये बिल्कुल निश्चित हैं और इनको किसी तरह की कोई डर नहीं है। जिस तरह से वहां पर तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर के, आप हमें बताएं इस वक्त क्या ताजा हालात हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हालात की बात करें, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। और मेरे पीछे ये यात्री निवास में जो लोग हैं इनको आप देख सकते हैं। ये यात्री जो हैं इनको आप देख सकते हैं। इन यात्रियों में जो है बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ही ज्यादा जोश है, जज्बा है। और अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो यात्री निवास से आज भी एक और जत्था निकला है यात्रा के लिए और यात्रियों में बहुत ही जोश है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 12 दिनों से जो यात्रा चल रही है, दर्शन चल रहे हैं, उसमें तकरीबन 2,75,000 से ज्यादा यात्रियों ने कल शाम तक यात्रा की है, दर्शन की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात दिखाती है। यात्रियों से बात करते हैं जो यात्री निवास पहुंचे हैं कल और परसों के जत्थे के लिए। आप कहाँ से आए हो? झांसी से। पहली बार जा रहे हैं यात्रा? कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुंचे? पहलगाम से जा रहे हैं? पहलगाम से जा रहे हैं। तो क्या करते हो आप? पढ़ते हो? तो कैसा अनुभव अभी तक हुआ? आपका नाम? कहाँ से आप? झांसी से पहली बार जा रहे हो? अच्छा, कितने लोग आए हो साथ में? 4 लोग। स्टूडेंट हो आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक लग रहा है। आप भी पहली बार जा रहे हो? ये बताइए, वहाँ पे अब जो है भोले बाबा नहीं है, वहाँ पे विराजमान नहीं, उसका कोई आप पे असर तो कुछ नहीं? उसको आस्था है हम लोगों की। हम लोग एक साथ इंतजार करते हैं वो ना हो, लेकिन तो ये आस्था है। हालांकि देखिए लोगों में कितना जोश है जिस तरह से यात्री निवास पे जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? पहली बार यात्रा के लिए? पहली बार जा रहे हैं। देखिए यंगस्टर हैं। और कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बस महादेव का आशीर्वाद है, सब अच्छे से हो जाए। तो आप क्या स्टूडेंट हो? जी नहीं है। तो आपका नाम? मेरा नाम मंजीत सैनी। आप भी पहली बार जा रहे हैं? दूसरी बार है। सन मेरा 2018 में यात्रा हुई थी, इसके बाद में मेरी फिर यात्रा होता है। अच्छा, 2018 के बाद आज 8 साल के बाद? जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है और मुझे लगता है कि सब सुरक्षा के कैसे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और अच्छा। तो विशाल देख लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें इन लोगों में उत्साह। और देखिए यात्री निवास के बाहर भी पुलिस का बहुत ही जबरदस्त इंतजाम रहता है और यात्री जो है लगातार जा रहे हैं। और ये जो यात्री हैं, क्योंकि आज 13वां जत्था निकला है, मैं आपको बता दूं ये 14वें और 15वें जत्थे के लिए, यानी कि कल और परसों के लिए जो यात्री निकलने हैं और वो अब यात्री निवास जा रहे हैं। और ये यात्री जो है अब कल और परसों निकलेंगे। और अगर हम यात्रियों की बात करें तो यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हालांकि कश्मीर की बात करें तो कई जगहों पे रेनफॉल भी बीच में हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वहाँ भोलेनाथ विराजमान नहीं है उसका भी कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ये आस्था है और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जितने भी यात्री यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं जम्मू के बेस कैंप में, उसके बाद यात्री अब श्रीनगर के लिए भी जा रहे हैं। और बहुत ही सुचारू रूप से 3 तारीख से दर्शन शुरू हुए, तब से लेकर आज तक 2,75,000 ने कल शाम तक। और मुझे लगता है कि आज ये आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रोज तकरीबन 20 से 25,000 यात्री तो दर्शन कर ही रहे हैं। और यात्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार आप अपनी कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो देखिए आस्था भी बहुत ज्यादा है और आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल यात्रियों के इस यात्री निवास में आने का सीधा कुछ लेडीज भी आई है। मैम, आपका नाम क्या? पूजा जी। आप कहाँ से? हम हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी। पहली बार जा रहे हैं यात्रा? कितने लोग आए हैं सर? हम 35 आए। सारे पहली बार जा रहे हैं? नहीं, कुछ पहले गए होंगे, कुछ का एक्सपीरियंस है पहले जाने का, बट हम पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है?
ठीक लग रहा है फिलहाल। अभी आज तक पहुंच गई है तो ठीक ही है। अभी जहाँ तक देखा अभी तो ठीक ही है। लिस्ट वगैरह जो भी है ठीक ही रहता है। हाँ जी। तो देखिए ठीक ही रहता जी है, ये बिल्कुल इनका कहना है समीर, यात्रियों का। और शुक्रिया समीर, बहुत शुक्रिया। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, ये अच्छी बात है। और जैसा आपने बताया कि मौसम का थोड़ा असर रहा था बीच में, तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जो आने वाली है, आगामी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर दशानवी अखाड़ा राजगुरु गद्दी के महंत महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगर स्थित दशनामी अखाड़ा मंदिर परिसर में हुई इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विभिन्न धार्मिक संगठनों, मंदिर समितियों और यात्रा मार्ग पर निःशुल्क लंगर सेवा देने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में इस वर्ष यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, लंगर सेवाओं के प्रभावी संचालन, समन्वय और व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने सभी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से पिछले वर्षों की तरह पूरे समर्पण के साथ सेवा कार्य में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जातियों को एक करके ले करके चलना है, यही भगवान का संदेश होता है और वही हमें मैं लेबनान के कोला एरिया में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। स्थलों पर धार्मिकता रखनी चाहिए, धार्मिकता की बात होनी चाहिए और दूसरी बातें धार्मिकता को छोड़कर धार्मिक स्थलों पर नहीं होने देनी चाहिए। हमने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया। यात्रा की बात है, यहाँ का विशेष देखना पड़ता है। हमारा देखो कठुआ में है कॉलेज, अमरनाथ यात्री एक हफ्ते से रोजाना रुक रहे हैं। शाम को हम 1 मिनट पूछते हैं कितने यात्री हैं, कोई परेशानी तो नहीं, बस अपने आप सब कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के बीच अनंतनाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नोनवन स्थित एक्सरे जांच केंद्र पर तैनात फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान फैसल मुजफ्फर पुत्र मुजफ्फर अहमद निवासी बभरा पुलवामा के रूप में हुई है। चेहरे की पहचान प्रणाली से अलर्ट मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोककर हिरासत में लिया। इसके बाद सत्यापन और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को दर्शाती है। अनंतनाग पुलिस ने कहा है कि यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निर्बाध बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें ताकि यात्रा का सफल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।